आज हमारे पास जो दस्तावेज है उसे पढ़कर मुझे सच में रुककर सोचना पड़ा। ये द लेजेंड माइंड फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी नाम की एक किताब का दूसरा अध्याय है और इसका टाइटल है विजडम की ओर सीढ़ी। अब देखिए, हम सब समझदार बनना चाहते हैं, लेकिन ये अध्याय ज्ञान पाने का एक ऐसा रास्ता बताता है जो हमारी आज की भागदौड़ वाली जिंदगी से बिल्कुल उल्टा है। बिल्कुल उल्टा। आज की दुनिया हमें क्या कहती है? ज्यादा जानो, ज्यादा हासिल करो, है ना? और ये अध्याय शुरू ही इस बात से होता है कि शायद असली ज्ञान पाने के लिए पहले कुछ चीजें छोड़नी पड़ती हैं। ये सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने के बारे में नहीं है, बल्कि एक तरह से खुद को बदलने की एक पूरी प्रक्रिया है। लेखक ने इसे 3 सीढ़ियों वाली एक यात्रा की तरह दिखाया है, एक फिल्म की तरह जिसमें हीरो का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अच्छा, तो इस फिल्म की शुरुआत कहाँ से होती है? मतलब लेखक के हिसाब से विजडम या बुद्धिमत्ता है क्या? क्योंकि ये शब्द इतना बड़ा है कि हर कोई इसका अलग अलग मतलब निकालता है। उन्होंने इसे समझाने के लिए एक बहुत जमीन से जुड़ी मिसाल दी है। वो कहते हैं, सोचिए दूध एक जानकारी है, इंफॉर्मेशन। आपके पास दूध है, ये एक तथ्य है। लेकिन उस दूध से दही, पनीर, मक्खन और यहाँ तक कि मिठाइयाँ बनाना, वो ज्ञान है, नॉलेज। मतलब जानकारी तो बस कच्चा माल है। बिल्कुल। असली खेल तो उसे इस्तेमाल करने का है। एग्जैक्टली। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात आती है। लेखक कहते हैं कि विजडम ना तो जानकारी है और ना ही ज्ञान। विजडम वो प्रक्रिया है, वो कला है जिससे आप उस दूध को पनीर या मक्खन में बदल पाते हैं। अच्छा। ये आपकी वो काबिलियत है जिससे आप एक ही जानकारी से कई अलग अलग मतलब और इस्तेमाल निकाल सकते हैं। तो ज्ञान एक मंजिल नहीं, बल्कि एक स्किल है, जानकारी को बदलने की एक कला। ठीक है, तो विजडम का मतलब है जानकारी को बदलने की प्रक्रिया। अगर ये एक प्रक्रिया है तो इसका कोई रास्ता भी होगा। लेखक हमें उस रास्ते पर कैसे ले जाते हैं? इस कहानी का पहला एक्ट क्या है? पहला एक्ट है आकर्षणों की सूची को छोड़ना। सुनने में ये बहुत आध्यात्मिक और मुश्किल लगता है, जैसे कोई साधु संत बनने की बात कर रहा हूं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन लेखक ने इसे बहुत प्रैक्टिकल तरीके से समझाया है। वो 3 मुख्य चीजों पर फोकस करते हैं: खाना, कपड़े और संपत्ति। खाने से शुरू करते हैं। खाने को छोड़ने का क्या मतलब है? हम बिना खाए तो रह नहीं सकते। छोड़ने का मतलब भूखे रहना नहीं है। लेखक का कहना है कि स्वादिष्ट भोजन का गुलाम नहीं बनना चाहिए। उनका तर्क है कि हम जीने के लिए खाते हैं, खाने के लिए नहीं जीते। आज हम देखते हैं कि लोग अच्छे खाने के लिए घंटों लाइन में लगते हैं, अपना कीमती समय, अपनी ऊर्जा सिर्फ स्वाद के पीछे बर्बाद कर देते हैं। लेखक इसे एक तरह का मोहजाल कहते हैं जो हमारे दिमाग को कंट्रोल करता है। और कपड़ों के बारे में क्या? या तो मामला और भी पेचीदा है। आजकल तो कपड़े वो पहचान का हिस्सा हैं। हाँ, और लेखक इसी सोच पर चोट करते हैं। वो कहते हैं कि अलमारी में सैकड़ों कपड़े होना असल में एक भ्रमित दिमाग की निशानी है। इसे मंकी माइंड कहा गया है, जो कभी एक जगह टिककर फैसला नहीं ले पाता। यहाँ पे मुझे एक कनेक्शन दिख रहा है। ये डिसीजन फिटीग वाला कॉन्सेप्ट है ना? जैसे स्टीव जॉब्स हमेशा एक ही तरह की ब्लैक टी शर्ट पहनते थे, या मार्क ज़करबर्ग एक ही ग्रे टी शर्ट। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये सिर्फ कपड़ों की बात नहीं है। लेखक असल में ये कह रहे हैं कि अपनी मानसिक ऊर्जा को इन छोटी छोटी चीजों पर बर्बाद करने के बजाय उसे बड़े और जरूरी फैसलों के लिए बचा कर रखें। सही। ज्ञान की यात्रा में ये पहला अनुशासन है, अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाना। एक ही तरह के साफ सुथरे कपड़े पहनना दिखाता है कि आपका दिमाग क्लियर है, उसे इन छोटे मोटे विकल्पों में उलझने की जरूरत नहीं है। ठीक है, खाना और कपड़े वाली बात तो समझ में आती है, लेकिन जो तीसरी चीज है संपत्ति, यहां आकर मामला थोड़ा गंभीर हो जाता है। लेखक पैसा, गहने, घर, गाड़ी, मोबाइल जैसी चीजों को छोड़ने की बात करते हैं, और इसके लिए उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किया है वो थोड़ा चौंकाने वाला है। हाँ, वो इन सब चीजों को खिलौने कहते हैं। खिलौने। हाँ। और ये सिर्फ एक शब्द नहीं, एक बहुत गहरी सोच है। आप एक सीन की तरह सोचिए। एक तरफ एक बच्चा है जो एक नए खिलौने के लिए जमीन पर लोटपोट होकर रो रहा है। दूसरी तरफ एक वयस्क है जो लेटेस्ट फोन, बड़ी गाड़ी या आलीशान घर के लिए दिन रात स्ट्रेस में है, झूठ बोल रहा है या शायद गलत काम भी कर रहा है। लेखक पूछते हैं, दोनों में फर्क क्या है? फर्क सिर्फ खिलौनों के साइज और कीमत का है। जरूरत और जिद के बीच की लाइन बहुत पतली हो गई है। और समाज की विडंबना देखिए, जिस वयस्क के पास जितने ज्यादा और महंगे खिलौने होते हैं, दुनिया उसे उतना ही सफल और प्रेरणादायक मानती है। हाँ, हम उसकी तारीफ करते हैं।
बिल्कुल, लेखक इस पूरी धारणा पर ही सवाल खड़ा कर रहे हैं। उनका कहना है कि ज्ञान की पहली सीढ़ी चढ़ने के लिए हमें ये समझना होगा कि हम उम्र में तो बड़े हो गए हैं, पर हमारा दिमाग वो अभी भी बच्चों की तरह इन खिलौनों में ही अटका हुआ है। लेकिन क्या ये नजरिया आज की सामाजिक हकीकत से थोड़ा दूर नहीं है? मेरा मतलब है, घर और गाड़ी जैसी चीजें सिर्फ खिलौने नहीं बल्कि जरूरतें और सुरक्षा का प्रतीक भी हैं। क्या लेखक इस पर कोई सफाई देते हैं? ये बहुत जरूरी सवाल है और मेरे हिसाब से लेखक का मतलब इन चीजों को सचमुच फेंक देना नहीं है, बल्कि इनसे अपनी खुशी और पहचान को जोड़ना बंद कर देना है। अटैचमेंट। हाँ, अटैचमेंट। समस्या कार रखने में नहीं है, समस्या ये मानने में है कि जब तक मेरे पास वो वाली कार नहीं होगी मैं खुश नहीं हो सकता, या मेरी इज्जत इसी कार से है। ये उस अटैचमेंट या लगाव को छोड़ने की बात है। पहला कदम इसी मानसिक गुलामी से आजाद होने का है। समझ गया। तो ये बाहरी चीजों को छोड़ने से ज्यादा अंदर की सोच को बदलने के बारे में है, और यहीं से शायद दूसरी सीढ़ी शुरू होती है। अगर हम इन आकर्षणों से ऊपर उठ गए तो दुनिया को देखने का हमारा नजरिया भी बदलेगा। बिल्कुल। दूसरी सीढ़ी का नाम ही है तटस्थ या शून्य दृष्टिकोण अपनाना, जिसे लेखक जीरो माइंडसेट कहते हैं। ये शायद इस यात्रा का सबसे मुश्किल लेकिन सबसे जरूरी मोड़ है। इसका मतलब है किसी भी चीज को सिर्फ अच्छा या सिर्फ बुरा, सही या गलत, उस चश्मे से ना देखना। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर क्या ये इंसानी स्वभाव के खिलाफ नहीं है? हम तो हर सी चीज पर अपनी राय बनाने, पक्ष लेने के लिए ही बने हैं। क्या हर चीज को तटस्थ होकर देखना मुमकिन भी है, या ये सिर्फ एक आदर्शवादी सोच है? लेखक इसे मुमकिन बनाने के लिए एक सिंपल सा उदाहरण देते हैं, खाने में नमक और चीनी का। अगर आप बहुत कम नमक खाते हैं तो शरीर को नुकसान होगा, और अगर बहुत ज्यादा खाते हैं तो भी बीमार पड़ जाएंगे। सही बात है। सेहत के लिए क्या सही है? एक संतुलित मात्रा। यही बात चीनी पर भी लागू होती है। तो इसका मतलब है कि अच्छा या बुरा कुछ नहीं होता, बस मात्रा और संतुलन का खेल है। हाँ, लेखक कहते हैं कि यही नजरिया हमें दुनिया की हर जीवित और निर्जीव चीज के लिए अपनाना चाहिए। किसी इंसान, किसी घटना या किसी विचार को तुरंत अच्छा या बुरा का लेबल देने के बजाय उसके दोनों पहलुओं को समझने की कोशिश करनी चाहिए। जीरो माइंडसेट का मतलब भावनाहीन होना नहीं है, बल्कि बिना किसी पक्षपात के पूरी तस्वीर को देखना है। ये आपके दिमाग को एक शांत झील की तरह बनाता है, जिसमें हर चीज का अक्स साफ दिखता है, बिना किसी लहर के। और इसी चरण में लेखक ने कम बोलने की सलाह भी दी है। ज्यादातर चुप रहो, जरूरत पड़ने पर ही बोलो। इसका इस जीरो माइंडसेट से क्या कनेक्शन है? कनेक्शन बहुत गहरा है। जब हम लगातार बोलते रहते हैं तो हम असल में अपनी राय, अपने पूर्वाग्रहों को ही बार बार दोहरा रहे होते हैं। हम सुनने और समझने के लिए नहीं, बल्कि जवाब देने के लिए बात करते हैं। हाँ, बिल्कुल। चुप रहने का मतलब है अपने दिमाग को ऑब्जर्व करने का मौका देना। जब आप चुप होते हैं तो आप दुनिया को ज्यादा ध्यान से देखते और सुनते हैं। ये उस संतुलित नजरिए को प्रैक्टिस करने का एक तरीका है। आप अपनी राय का शोर कम करके हकीकत की आवाज सुनने की कोशिश करते हैं। वाह! तो पहला कदम बाहरी शोर यानी खिलौनों को कम करना है, और दूसरा कदम अपने अंदर के शोर, राय, पक्षपात, उसको कम करना है। ऐसा लगता है जैसे किसी बड़ी खोज के लिए जमीन तैयार की जा रही है। तो इस शांत और संतुलित मन के साथ तीसरा और आखिरी कदम क्या है? अब आता है इस कहानी का क्लाइमैक्स। तीसरा कदम है अपने अवलोकन कौशल का निर्माण करना। जब आपका मन बाहरी चीजों के मोह से आजाद है और आपका नजरिया संतुलित है, तब आप दुनिया को उसकी असली शक्ल में देख पाते हैं, और यहीं से असली ज्ञान का जन्म होता है। जैसे किसी फिल्म में हीरो अपनी ट्रेनिंग पूरी करके अब असली दुनिया का सामना करने के लिए तैयार है। बिल्कुल सही कहा आपने। लेखक यहाँ इतिहास के कुछ महान विचारकों का उदाहरण देते हैं, जैसे महान गणितज्ञ आर्यभट्ट। उन्होंने गणित की दुनिया में ऐसी चीज देखी जो किसी को नहीं दिखी थी, शून्य। या फिर सर आइजैक न्यूटन, जिन्होंने बस एक सेब को पेड़ से नीचे गिरते हुए देखा। ये कोई आम घटना थी, रोज होती थी। सही। लेकिन उनके शांत और केंद्रित मन ने उस साधारण सी घटना में गुरुत्वाकर्षण का असाधारण सिद्धांत देख लिया। ये कोई चमत्कार नहीं था, ये गहरे अवलोकन और एक तैयार दिमाग का नतीजा था। तो इसका मतलब है कि ज्ञान हमारे चारों तरफ बिखरा पड़ा है, बस उसे देखने के लिए सही नजर और सही मानसिकता चाहिए, जो पहले दो कदमों से मिलती है। यही इस अध्याय का सार है।
और इस अवस्था के बारे में एक बहुत खूबसूरत बात कही गई है, यहाँ पहुंचकर व्यक्ति खुद का शिक्षक और छात्र दोनों बन जाता है। अच्छा। वह प्रकृति, लोगों और अपने आसपास की घटनाओं से एक छात्र की तरह लगातार सीखता है और फिर उस जानकारी को अपने शांत मन से प्रोसेस करके उसे ज्ञान निकालकर खुद को एक शिक्षक की तरह सिखाता है। ये सीखने की एक कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया बन जाती है। मतलब अब ज्ञान के लिए किसी बाहरी गुरु या किताब पर निर्भरता खत्म हो जाती है। आपका अवलोकन ही आपका गुरु है और आपका मन ही आपका शिष्य। हाँ, ये आत्मज्ञान की सबसे ऊंची अवस्था है। पहले 2 कदम इसी तीसरे कदम के लिए एक लॉन्च पैड तैयार करते हैं। बिना शांत मन और संतुलित नजरिए के गहरा अवलोकन संभव है ही नहीं। आप वही देखेंगे जो आप देखना चाहते हैं, वो नहीं है जो सच में है। पूरी यात्रा बहुत दिलचस्प है और मैंने सुना है कि अध्याय के अंत में लेखक ने विजडम शब्द की एक अपनी ही फुल फॉर्म दी है जो इस पूरे सफर को एक सूत्र में पिरो देती है। हाँ, ये एक एक्रोनिम है जो पूरे अध्याय के सार को एक लाइन में समेट देता है। चलिए इसे तोड़कर देखते हैं। W का मतलब है वे यानी रास्ता और ब्रैकेट में लिखा है न्यूट्रल यानी तटस्थ। तटस्थ रास्ता। हाँ। I का मतलब है I, मैं। S का मतलब है शो, दिखाना। D का मतलब है डायरेक्शन, दिशा। O का मतलब है ऑफ का और M का मतलब है माइन, मेरा। अगर इन सबको एक साथ रखें तो ये बनता है वे आई शो डायरेक्शन ऑफ माइंड, मतलब मेरे मन को दिशा दिखाने का रास्ता। और W के साथ तटस्थ भी जुड़ा है। सही। तो पूरा मतलब हुआ मेरे मन को दिशा दिखाने का एक तटस्थ रास्ता। ये परिभाषा बहुत शक्तिशाली है। ये साफ कहती है कि बुद्धिमत्ता कोई डिग्री या कोई किताब नहीं, बल्कि एक रास्ता है। एक ऐसा रास्ता जो तटस्थ है, यानी किसी भी पसंद नापसंद सही गलत के झुकाव से मुक्त है। और ये रास्ता करता क्या है? ये हमें अपने ही मन को सही दिशा दिखाने में मदद करता है, क्योंकि मन ही तो हर इंसान का असली ड्राइवर है। अगर ड्राइवर सही रास्ते पर है तो जिंदगी की गाड़ी सही चलेगी। एक 3 चरणीय ढांचा दिया है। पहला, बाहरी दुनिया के आकर्षणों यानी खिलौनों से मानसिक मुक्ति। दूसरा, एक संतुलित और तटस्थ दृष्टिकोण यानी जीरो माइंडसेट। और तीसरा, अपने अवलोकन कौशल को तेज करके गहरा और असली ज्ञान प्राप्त करना। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है। आज की दुनिया में जहां हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, हर विज्ञापन हमें लगातार ज्यादा चीजें खरीदने, ज्यादा अनुभव करने और हर मुद्दे पर तुरंत अपनी राय रखने के लिए उकसाता है। हाँ, ये अध्याय हमें ब्रेक लगाकर सोचने को कहता है। बिल्कुल। ये एक बहुत ही बुनियादी सवाल खड़ा करता है। क्या सच्चा ज्ञान बाहरी दुनिया में चीजों को जोड़ने से मिलता है या अपनी भीतरी दुनिया से इन आकर्षणों और पूर्वाग्रहों को घटाने से? लेखक का जवाब तो साफ है। अब सवाल यह है कि इस रास्ते पर चलने की हिम्मत आज के दौर में कितने लोग कर पाएंगे।